Welcome guys, this is lecture number 3 of chapter 8 gravitation। और मैं आपको पिछले लेक्चर्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में बताया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जितना फोर्स m1 ने m2 पर लगाया है उतना m2 m1 पर भी लगा रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है। जितना ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ ने मून पर लगाया है उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स मून ने हमारी अर्थ पे भी लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा हमने लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ लिया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है। आगे के कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब फोर्स का जब फॉर्मूला आपके सामने है कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं तो हम उनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात करी है हमने कब, जब बात कर रहे थे पॉइंट मासेस की। डिस्टेंस उनके बीच में उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। F इज इक्वल टू gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर फॉर्मूला है फोर्स का दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब बात करेंगे फोर्स ड्यू टू अ होलोस्फेरिकल शेल या होलोस्फेयर कह दीजिए भाई, सिंपल होलोस्फेयर है। होलोस्फेयर कहा जाए या होलोस्फेयर का दूसरा नाम स्फेरिकल शेल भी कहा जा सकता है। स्फेरिकल मतलब शेप स्फेरिकल है और शेल का मतलब होलो, नारियल की तरह, मटके की तरह खाली है। जैसे एक मटका होता है तो मटका अंदर से खाली है, खोखला है, होलोस्फेयर है वो इस तरह से। तो हम बात कर रहे हैं माफ कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं होलोस्फेयर की। होलोस्फेयर जो अंदर से खाली है, मास कहाँ पर है? बाहर है, सिर्फ इस तरह से। तो एक होलोस्फेयर की बात करी जाए तो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना फोर्स लग रहा होगा। और ये आपके सामने मान लीजिए एक होलोस्फेयर है इस तरह से। इसका एक इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा, लेकिन अंदर कोई मास इसके नहीं है। तो ये एक होलोस्फेयर है इस तरह से। तो ये एक होलोस्फेयर है, मटके की तरह। आप मास इसका डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, समझ पाएंगे आप इस बात को कि मास सिर्फ इस इनर और आउटर रेडियस के बीच वाले पोर्शन में है। यहाँ इनसाइड कोई मास नहीं है। और ये एक स्फेयर जो कंसीडर किया गया है, इसका सेंटर है ये O और इसका रेडियस है कुछ कैपिटल R। तो इस होलोस्फेयर का रेडियस कैपिटल R है, सेंटर इसका O है, इसका मास कैपिटल M है। मास कैपिटल M है अगर इस होलोस्फेयर का, तो ये कितना फोर्स लगाएगा किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर, ये हमें जानना है। एक केस होगा जब वो पॉइंट कहीं बाहर है, एक दूसरा मास है स्मॉल m और ये मास किसी p पॉइंट पर रखा हुआ है जो बाहर है इस होलोस्फेयर के। मटके से बाहर कोई पार्टिकल है तो मटका उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ये मुझे जानना है। और डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस सेंटर से जो होता है, सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है। इस पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से, इस पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r कहा गया है। अक्सर इस चैप्टर के डेरिवेशंस में मैं जो ऑब्जेक्ट होगी, जैसे ये होलोस्फेयर है या अर्थ की बात करेंगे बाद में, तो वो रेडियस कैपिटल R से डिनोट किया है। और इस ऑब्जेक्ट का मास जिस पर फोर्स फाइंड आउट करना है मुझे,
सेंटर से उसका डिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले आप समझिए इन सभी बातों को कि आपको लिख लेना चाहिए, कंसीडर अ होलोस्फीयर, कंसीडर अ होलोस्फीयर, होलोस्फीयर ऑफ मास, holosphere of mass capital M and radius capital R, radius capital R and and P is a point, and P is a point। या हमें इतनी बात को रहने देते हैं, यहाँ तक सबसे बढ़िया रहेगा कि कंसीडर अ होलोस्फीयर ऑफ मास कैपिटल M and रेडियस कैपिटल R and सेंटर O, एंड सेंटर ओ। ये इतनी बातें इस कंसीडरेशन में लिखिए। उसके बाद मुझे जो फोर्स फाइंड आउट करना है, मुझे 3 पोजीशंस पर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो 3 पोजीशंस कौन कौन सी है? अगर एक बार ये मास बाहर रखा हुआ है, एक बार ये मास सरफेस पे रख दिया जाए, और एक तीसरी बार ये मास अगर मटके के अंदर रख दिया जाए, होलोस्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर अगर बात करी जाए, तो नंबर 1 बात ये आई है कि फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन मास m, फोर्स ऑन मास स्मॉल m एट अ पॉइंट p, एट अ पॉइंट p outside the spherical shell, outside the spherical shell। इस शेल से बाहर P पॉइंट की बात करूं तो भाई ये सारा का सारा जो मास है ना इस मटके का, वो ऐसे फोर्स लगाएगा जैसे सारा मास सेंटर पर रख दिया गया हो। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक पार्टिकल इसका इस होलोस्फीयर पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल स्मॉल m वाले मास पर एक फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। उन सब का रिजल्टेंट बीचों बीच आ जाएगा। मतलब यूं डिनोट करिए कि ये जो होलोस्फीयर है ये इस P पॉइंट पर रखे हुए इस m मास पर एक फोर्स लगाएगा F इस डायरेक्शन में। तो ये नेट फोर्स क्या हो गया? हर एक पार्टिकल ने अट्रैक्ट किया है, उन सब का रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? कोई नया डेरिवेशन नहीं आया, कुछ खास बदलाव नहीं आया। बाहर किसी पॉइंट पर अगर बात करी जाए तो फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा जो न्यूटन ने बताया है। इस होलोस्फीयर का मास कैपिटल M है, जिस पर फोर्स फाइंड आउट करना है उस पार्टिकल का मास स्मॉल m है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों के बीच में फोर्स का ये सिंपल फॉर्मूला रहेगा। आप भी ये बात ध्यान रखेंगे कि ये तो ऐसा सिंपल फॉर्मूला आ गया जैसे ये कोई हो होलोस्फीयर ना होकर ये सारा का सारा मास O पॉइंट पर सेंटर पर रख दिया गया। बिल्कुल सही बात है। जब बाहर किसी पॉइंट पर बात करूंगा, होलोस्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पर बात करूंगा, तो फोर्स का फॉर्मूला वही है जो 2 स्मॉल मासेस के लिए लगाया जाता था, जिनका हमने रेडियस नेगलेक्ट कर दिया था। इस बार इसका कुछ रेडियस है, नेगलेक्ट नहीं किया, लेकिन आंसर वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल। जैसे ये सारा मास जो है स्फीयर का वो सेंटर पर है, और ये स्मॉल मास m सेंटर यहाँ P पॉइंट पर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, और फोर्स का फॉर्मूला Gmm/r² रहेगा इस केस का। और ये भी देखने को मिला इस केस में कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? r² के। आप जितनी दूर जाओगे डिस्टेंस में, जितना इंक्रीज करोगे फोर्स उतना ज्यादा डिक्रीज होने लगेगा। जितनी दूर लेकर जाओगे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से, उतना ही फोर्स क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा, बिकॉज F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आया है यहाँ पर। दूसरे स्पेशल केस की बात करते हैं ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल
अगर इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर आ जाते हो आप, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी, और तो कुछ नहीं बदलेगा भाई यहाँ पर। अगर ये पॉइंट जो था, आप एक मटका है, स्फेरिकल शेल है, वो अंदर से खाली है, स्फेरिकल शेप का है बिल्कुल, तो एक मटके के बाहर किसी मार्बल की, बॉल की या किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, फोर्स लग रहा था जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ये पार्टिकल मटके के ऊपर ले जाकर रख दो, मटके के ऊपर ले जाकर पार्टिकल को रख दिया जाए, तो ये पी पॉइंट अगर बिल्कुल मटके के ऊपर आ जाए, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना इस स्फेरिकल शेल का रेडियस बन रहा है, और इसलिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा, और इसलिए अब की बार फोर्स GMM डिवाइडेड बाई स्मॉल r की वैल्यू r स्क्वायर हो गई, और स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रेडियस के इक्वल हो गई। इतना फोर्स लगेगा, और मैं ये भी बता दूंगा आपको कि ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में F इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R स्क्वायर के, दूर जाने पर फोर्स डिक्रीज हो रहा था, तो भाई पास आने पर डिस्टेंस कम होगा और फोर्स इंक्रीज होगा, डिस्टेंस मिनिमम हो गया सरफेस पर आकर और फोर्स मैक्सिमम हो गया। सोच रहे होंगे आप कि अभी तो अंदर आने की बारी थी, अभी तो ये स्मॉल r डिस्टेंस और घट सकता था, फिर अभी से ये मैक्सिमम क्यों लिख दिया? क्योंकि जब मैं इसके थर्ड पार्ट की बात करूंगा आपके सामने, तो ये दो पार्ट्स रहे, बाहर किसी पॉइंट पर फोर्स इस तरह से आया है जैसे ये सारा मास पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, एक जगह पर रख दिया गया, कोई स्फीयर वगैरह नहीं है, कोई होलो स्फीयर नहीं है, ऐसा लगता है हमें जैसे सारा मास सेंटर पर रख दिया हो, GMM बाई R स्क्वायर। और जब सरफेस पर आया तो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो गया। और तीसरी बात जब आई है कि एट अ पॉइंट की बात करनी है, एक ऐसे पॉइंट पर रख दिया जाए, एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल। इस शेल के अंदर किसी पॉइंट की अगर बात करी जाए, तो अंदर किसी पॉइंट पर अगर बात करूं, तो भाई मैं आपको बता दूं, अंदर किसी पॉइंट की बात की जाए, मैं यहाँ डायग्राम, तीसरे पार्ट का डायग्राम फिर से बना लेता हूं इस तरह से कि अगर मान लो ये एक होलो स्फीयर है, मैं डबल लेयर भी बना देता हूं इसकी इस तरह से कि ये एक होलो स्फीयर था इस तरह से, तो इस होलो स्फीयर के अंदर अगर किसी पॉइंट पर बात करोगे, सेंटर O था, रेडियस कैपिटल R था, अंदर कहीं पर बात करूं इस P पॉइंट की अगर मान लीजिए, तो अंदर हो गया है पार्टिकल, अगर ये स्मॉल m मास अंदर रख दिया जाए इसके, तो हर एक तरफ से फोर्स लगेगा, चारों तरफ से इसको अट्रैक्ट किया जाएगा और नेट फोर्स इस पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा भाई, क्योंकि मास अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। मैंने कल प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी प्रीवियस लेक्चर में, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और इस होलो स्फीयर के सेंटर पर कोई मास नहीं है इस वक्त भाई, और ये O पॉइंट, ये पॉइंट बीच में अंदर कहीं आ गया है, चारों तरफ से पार्टिकल्स इसे अट्रैक्ट करेंगे, नेट रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो। सोचिए आप एक मटके के अंदर बैठे हैं, बड़े से मटके के अंदर बैठे हैं, मटके के पार्टिकल्स चारों तरफ हैं आपके, चारों तरफ से आपको अट्रैक्ट किया जाएगा, नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल, कहीं पर भी अंदर बात करी जाए, तो नेट फोर्स की वैल्यू अंदर हर जगह क्या होगी, जीरो होगी। बड़े ध्यान से समझिए इस बात को, अंदर किसी भी पॉइंट पर, चाहे सेंटर पर बात करें सेंटर से थोड़ा ऊपर, दाएं बाएं, यहाँ वहां, सरफेस के अंदर जाने के बाद, मटके के अंदर आ गए हो अगर आप,
तो किसी भी पॉइंट की बात कर लीजिए, फिर वहां पर हर एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो रहेगी। वहां पर हर एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू जीरो रहेगी। इस केस में ये होलोस्फीयर का केस था, और ये अगर आपने अच्छे से जान लिया है तो इस होलोस्फीयर का मैं डायग्राम बना दूं आपके लिए, कि डायग्राम मतलब वेरिएशन शो करता है। जो डायग्राम ये 12वीं के पहले चैप्टर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए एक एक चीज बताई जा रही है आपको बड़े ही तसल्ली से, जो कुछ भी आपके सिलेबस में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस एक्सिस पर फोर्स की वैल्यू को रख दिया है मैंने, और इस एक्सिस पर मैंने आर डिस्टेंस की वैल्यू को रख दिया है। सेंटर से डिस्टेंस कितना है इस पी पॉइंट का। तो मैंने क्या कहा आपको कि मुझे फोर्स फाइंड आउट करना था, ड्यू टू होलोस्फीयर से फोर्स फाइंड आउट करना था, होलोस्फीयर से फोर्स फाइंड आउट करना था। और ये होलोस्फीयर जो कंसीडर किया गया है, एक बार पॉइंट बाहर कहीं है, फिर अगर मैं r को डिक्रीज करूं तो फोर्स इंक्रीज होने लगा, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के बाहर किसी पॉइंट के लिए। सरफेस पर आकर फोर्स मैक्सिमम हो गया, सरफेस के अंदर आ जाओ हर एक पॉइंट पर, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू जीरो है भाई। यहाँ पर फोर्स लिया गया और यहाँ पर r अगर डिस्टेंस लिया गया, और अगर मान लीजिए भाई बड़ा अच्छे से ड्रॉ करने के लिए, इस ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए, अगर मैं यहाँ पर एक स्फीयर बना लेता हूँ, अगर मैंने ये इस तरह का एक स्फीयर बना लिया, समझिएगा बात को, इस स्फीयर को बनाकर मैं क्या जानना चाहता हूँ, तो ये स्फीयर नहीं बना, इसलिए इसे पहले तो स्फीयर बना लेते हैं थोड़ा। तो ये स्फीयर बना लेते हैं इस तरह से पहले। तो ये यहाँ पर कंसीडर करिए इस तरह से कि ये एक स्फीयर कंसीडर किया जाए। देखिए मेजर कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से, और मेजर करने के बाद बेहतरीन बन जाएगा। तो ये इस तरह से अगर आपने एक स्फीयर, भाई बार बार पेन थोड़ा स्लिप हो रहा है इसलिए हमारा स्फीयर नहीं बन पा रहा है, और इस बार बना लिया हमने स्फीयर इस तरह से। तो इस स्फीयर को कंसीडर कीजिए आप इस तरह से। ये जो स्फीयर मैंने बनाया है, ये यहाँ पर स्फीयर का सेंटर है O, फिर उसके बाद सेंटर से दूर जाते गए r की वैल्यू बढ़ती गई, और सरफेस पर पहुंचकर भाई यहाँ पहुंचकर स्मॉल r की वैल्यू इक्वल टू किसके हो गई है, कैपिटल R के इक्वल हो गई है, और फिर r की वैल्यू और बढ़ती जाएगी भाई। तो इस तरह से स्फीयर मैंने यहाँ पर बना लिया। ग्राफ नहीं बनाया अभी, ग्राफ तो मैं अब बनाऊंगा, इसका ग्राफ तो मैं अब बनाऊंगा। सभी बच्चे ध्यान दें इस बात पर। इस y एक्सिस पर फोर्स की वैल्यू को लिया गया है, x एक्सिस पर ये स्मॉल r डिस्टेंस की वैल्यू को लिया गया है, और डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस के साथ फोर्स का ग्राफ मुझे बनाना है इस वक्त। तो जैसे जैसे सेंटर पर बात करूं तो फोर्स जीरो था, अंदर हर एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू जीरो है, इसलिए इस स्फीयर के अंदर सेंटर पर फोर्स जीरो है, इधर जीरो इधर जीरो, जब तक r बराबर कैपिटल R नहीं हो जाता, यानी जब तक जो पार्टिकल है आपका वो सरफेस पर नहीं आ जाता, फोर्स की वैल्यू 0 0 0 रही, सरफेस पर आकर एकदम से मैक्सिमम हुई, और उसके बाद तो इनवर्सली है, और इस तरह से फोर्स घटता जाएगा, F प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो ध्यान से बात को समझेंगे कि इस पोर्शन तक बात करी जाए तो ये अंदर की बात थी, इनसाइड की बात थी। यहाँ R की वैल्यू कैपिटल R से छोटी थी, और यहाँ फोर्स की वैल्यू जीरो थी, यहाँ फोर्स की वैल्यू जीरो है इस तरह से। उसके बाद यहाँ सरफेस पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया, और फोर्स मैक्सिमम हो गया कुछ। उसके बाद r ग्रेटर देन कैपिटल R है, बाहर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, और फोर्स इस तरह से डिक्रीज होने लगा है।
फोर्स इस तरह से डिक्रीज होने लगा है। ग्राफ की बात समझ पाए हैं आप क्या कि होलोस्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू 0 है, इसलिए ग्राफ 0 से तो 0 एक्स एक्सिस से उठा ही नहीं, सरफेस पर पहुंचते ही फोर्स मैक्सिमम है कुछ, उसके बाद सरफेस से दूर जाने पर फोर्स डिक्रीज होगा। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर लिखा था मैंने, और दूर जाने पर फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स बताया है मैंने होलोस्फीयर से, और वेरिएशंस भी बनाकर दिखाई हैं आपको इस तरह से। तो ये फोर्स की बात होलोस्फीयर से जान ली है। मैं क्यों फोर्स की बात कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में समझाना है आपको, और उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा देने के लिए मैं पहले फोर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूटन ने फॉर्मूला दिया है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप फोर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स की डायरेक्शन तो आसान है, क्योंकि ये फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स है। और इसके बाद बात करेंगे किसकी? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। फोर्स ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, फोर्स ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। भाई एक सॉलिड स्फीयर से फोर्स की बात करनी है, सॉलिड स्फीयर से फोर्स की बात करनी है, या फिर ये मान लीजिए हमारी अर्थ कैसी है, एक स्फीयर है और सॉलिड भी है, सॉलिड है होलो नहीं है। तो सॉलिड, ये मान लीजिए फोर्स की बात कर रहा हूं, और किसके कारण बात करना चाहता हूं भाई? अर्थ के कारण बात करना चाहता हूं कि हमारी धरती कितना फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट्स पर जो इसके सरफेस पर है या फिर इसके सरफेस से दूर है, जैसे मून है, कोई एरोप्लेन है, तो प्लैनेट्स हैं, दूसरे स्टार्स हैं, तो और सरफेस पर ऑब्जेक्ट्स है कोई, उसकी बात करूं। और धरती के अंदर बात करें किसी ऑब्जेक्ट की, तो तीनों पॉइंट्स पर एक बार फिर फोर्स की बात करनी है। पिछला डेरिवेशन होलोस्फीयर का था, ये सॉलिड स्फीयर का है। भाई धरती को स्फेरिकल माना जा सकता है, परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं हालांकि धरती हमारी, लेकिन अर्थ को इस तरह से स्फेरिकल मान लीजिए इस डेरिवेशन को पढ़ने के लिए कि हमारी अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी मान ली गई है, और इस स्फेरिकल बॉडी का ये O पॉइंट सेंटर है, और ये R, कैपिटल R इसका रेडियस है, और इस अर्थ का जो मास है वो मास कैपिटल M है हमारी अर्थ का, और हमारी अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर मैंने एक स्मॉल m मास को रख दिया है, जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं जानना चाहता हूं। भाई होलो हो या सॉलिड स्फीयर हो, बाहर जब किसी पॉइंट पर रखोगे मास को, फिर से हर एक पार्टिकल हमारी अर्थ का इसे अट्रैक्ट करेगा, और फोर्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में न्यूटन ने बताया है। सबसे पहले लिखिए, कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R विद सेंटर O। तो इतनी कंसीडरेशन आपने लिख ली हो भाई। मैंने बोली है क्या कि कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R विद सेंटर O। तो इतनी बात लिखने के बाद फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन मास M, फोर्स ऑन मास M आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। अगर मैं इस स्फीयर से बाहर की बात करूं, अगर मैं इस स्फीयर से बाहर की बात करूं कि स्फीयर से बाहर कोई P पॉइंट है, अगर मान लीजिए जैसे कुछ हाइट पर एक पार्टिकल है, तो हमारी अर्थ कितना फोर्स लगाएगी उस पर? भाई फॉर्मूले में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं,
दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, हमारी धरती का हर एक पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा, उन सब का रिजल्टेंट बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे G, कैपिटल M हमारी अर्थ का मास, स्मॉल m पार्टिकल का मास और डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। यानी बाहर किसी पॉइंट पर फोर्स पूछा गया तो F इज इक्वल टू Gmm/r² कहा जाएगा इसको। और ये भी बात देखने को मिली कि फोर्स बाहर किसी पॉइंट के लिए एक बार फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। आप हमारी अर्थ से जितना दूर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होता जाएगा और जितना पास आओगे उतना ज्यादा होता जाएगा। तो दूसरा केस तो फिर आपके लिए स्पष्ट ही होगा, दूसरा केस आपके लिए फिर स्पष्ट होगा और वो दूसरा केस है कि ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर के सरफेस पर बात करूं अगर मैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर, तो सरफेस पर बात करी जाए तो सरफेस पर आने से स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाती है और इसलिए फोर्स का फॉर्मूला Gmm और डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर लिख दी जाती है कि इतना फोर्स लगेगा अगर ये P पार्टिकल अगर ये M मास का पार्टिकल इस P पॉइंट पर जो वो सरफेस पर आ जाए तो इतना इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये दो केस आपको बिल्कुल अगर क्लियर है। तीसरे केस की बात करेंगे भाई, इसमें तीसरा केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया होलोस्फेयर की बात करूं अगर मैं तो एक होलोस्फेयर की बात की गई तो एक होलोस्फेयर के केस में क्या देखने को मिला, बाहर फोर्स का फॉर्मूला Gmm/r² है, सॉलिड में भी यही आया है, सरफेस पर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो गया, यहां पर भी वही हो गया है। होलो में अंदर किसी भी पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू 0 है और अब सॉलिड के तीसरे केस की बात कर रहा हूं कि एट अ पॉइंट एक ऐसे पॉइंट पर एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेयर के अंदर किसी पॉइंट की बात करी जाए तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से स्मॉल हो गई है। बाहर किसी पॉइंट पर बात करूं स्मॉल r कैपिटल R से ज्यादा है, सरफेस पर r कैपिटल R के इक्वल हो गया है और अंदर बात करूं तो स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो गया है अंदर किसी सरफेस पर। तो मैंने डायग्राम एक बार फिर बना लिया भाई तीसरे केस के लिए, क्योंकि इसमें मेन बातें हैं जो जाननी है कि इस तरह से ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है, ये सेंटर है हमारी अर्थ का O और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो डेंसिटी लिख सकता था भाई मैं डेंसिटी की वैल्यू क्या लिख सकता था, डेंसिटी ऑफ अर्थ की डेंसिटी क्या लिखी जा सकती है, रो से डिनोट की जा सकती है, मास अपॉन वॉल्यूम लिखी जा सकती है और भाई पूरी अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है, वॉल्यूम 4/3 पाई r का क्यूब है, 3 ऊपर चला जाए तो 3m अपॉन में 4 पाई r³। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ये अर्थ की डेंसिटी है। हमने डेंसिटी क्यों लिखी है मैं अभी आपको बता देता हूं भाई इस तरह से। भाई अब मैंने ये कहा कि पार्टिकल जो था वो पार्टिकल थोड़ा अंदर आ गया है। अंदर कहां पर, पहले बाहर था तो फोर्स का फॉर्मूला था F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r का स्क्वायर। सरफेस पर आने पर स्मॉल r कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया गया और अंदर किसी पॉइंट पर जब बात करूंगा कि यहां अंदर किसी पॉइंट पर आ जाइए, आप धरती के थोड़ा सा अंदर आ जाइए, थोड़ी सी आपने क्या किया, जैसे कोई कुआं होता है, कुएं के अंदर चले जाइए तो आप धरती के अंदर चले गए हैं थोड़ा सा। जब आप धरती के अंदर चले गए हैं इस तरह से कुछ डेप्थ में चले गए हैं,
आपका सेंटर से डिस्टेंस अभी भी कितना है, स्मॉल आर नाम दिया है मैंने। और भाई अब आप जितनी दूरी पर हैं हमारी अर्थ के सेंटर से, अगर उतने रेडियस का एक मैं क्या बना लूं, स्फेयर बना लूं, तो आप ध्यान से ये बात समझिए कि ये जो स्फेयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा आप पर भाई, इसके बाहर वाला मास नहीं लगाएगा। जैसे होलो वाले पार्ट में ये वाला मास जो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, ये फोर्स तो नहीं लगाएगा, लगाएगा तो इक्वल एंड अपोजिट लगाया है, इसलिए तो पूरे इस पोर्शन के कारण नेट फोर्स क्या हो गया है, जीरो हो गया। बड़े ध्यान से बात को समझिए, बाहर किसी पॉइंट पर बात कर रहा था, पूरी अर्थ ने फोर्स लगाया, तो पूरे अर्थ के मास की बात करी गई मैंने। सरफेस पर डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल रहेगा, बस डिस्टेंस में बदलाव आया, पूरी अर्थ का मास कंसीडर किया गया। लेकिन अब ये पार्टिकल थोड़ा अंदर लाकर रख दिया गया है। जब ये थोड़ा अंदर लाकर रखा गया है तो स्मॉल m मास का ये पार्टिकल अंदर p पॉइंट पर लाकर रख दिया गया, और इस p पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर O से वो स्मॉल r है। अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए आप, तो अब मैं फोर्स की बात करूं तो अब ये जो स्मॉल r को रेडियस मानकर एक स्फेरिकल एक स्फीयर बनाऊंगा इस तरह से, जो ये मैंने डॉट 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 में स्फीयर बनाया है, ये वाला जो स्फीयर है ये फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इससे ऊपर जो मास है, यानी आप यहां पर आकर बैठ गए हैं, तो ये इतने पोर्शन में कैपिटल R रेडियस और स्मॉल r रेडियस के बीच वाला जो ये पोर्शन है, ये कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा। होलो वाले केस में जाना है आपने अभी अभी भाई। इसीलिए फोर्स के फॉर्मूले की बात आई, तो ये जो अंदर वाला स्फीयर है, इस अंदर वाले स्फीयर का मास m डैश है। पूरी अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M था, और इस अंदर वाले स्फीयर का जो मास है वो m डैश है, और इस m डैश मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इसीलिए फॉर्मूला बनता है F = G। m डैश मास है जो फोर्स लगाएगा, किस पर लगाएगा, स्मॉल m पर लगाएगा। डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r का स्क्वायर होगा। डिस्टेंस कितना है सेंटर से, स्मॉल r है। अगर ऐसा है तो मास को कैसे रिप्लेस किया जाए, कि भाई इस अंदर वाले स्फीयर का मास कैसे पता चले, तो यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा और ये चीज करके दिखाइएगा कि भाई मास इज इक्वल टू लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, मास का फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो मास किसका चाहिए आपको, अंदर वाले स्फीयर का। तो डेंसिटी तो अर्थ की कितनी है पहले ही फाइंड आउट कर दी मैंने। अर्थ की डेंसिटी है 3m डिवाइडेड बाई 4πr³। डेंसिटी कैसे आई, अर्थ का टोटल अर्थ का टोटल मास कैपिटल M और डिवाइडेड बाई अर्थ की टोटल वॉल्यूम डिवाइड कर दी गई, तो डेंसिटी पता चली मुझे अर्थ की। और इस डेंसिटी से इस अंदर वाले स्फीयर की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब है। स्मॉल r रेडियस है अंदर वाले स्फीयर का, तो अंदर वाले स्फीयर की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं तो भाई 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई और 3 से 3 कटेगा, और भाई जो मास लिखा जा सकता है वो है कैपिटल M और r का क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R का क्यूब। तो रेडियस की जो रेशो है, क्यूब की रेशो, उस रेशो में ये मास है। m डैश की वैल्यू ये लिखी जा सकती है भी कैपिटल M स्मॉल r का क्यूब, स्मॉल r का क्यूब है यहाँ पर, स्मॉल r का क्यूब है यहाँ पर इस तरह से। तो ये स्मॉल r का क्यूब लिखा गया है यहाँ पर, स्मॉल r का क्यूब लिखा गया है, और डिवाइड में कैपिटल R का क्यूब था। पहले से ही फॉर्मूले में स्मॉल r का स्क्वायर है, पहले से ही फॉर्मूले में
स्मॉल m है। मैंने m डैश की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है भाई, मास की ये वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। और ऐसा करने पर भाई r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कटेंगे, r का क्यूब है तो r बचेगा। अंदर किसी पॉइंट पर फोर्स का फॉर्मूला आता है G कैपिटल M स्मॉल m, एक स्मॉल r बच गया ऊपर और नीचे r का क्यूब बच गया। ये फोर्स का फॉर्मूला बना है अंदर किसी पॉइंट के लिए, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। देखिएगा, कैपिटल G कांस्टेंट, कैपिटल M धरती का मास कांस्टेंट, स्मॉल m इस ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट अर्थ का, ऊपर स्मॉल r बचा है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्मॉल r के। मतलब अगर बात करूं एट सेंटर ऑफ अर्थ की, एट सेंटर ऑफ अर्थ की बात करूं, एट सेंटर ऑफ अर्थ की बात करूं, स्मॉल r की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, सेंटर से डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और फोर्स की वैल्यू भी, यहाँ r जीरो हो गया, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। हमारी अर्थ के सेंटर पर चले जाओगे अगर आप किसी तरह से, तो अर्थ की सेंटर पर जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। अर्थ कोई फोर्स नहीं लगाएगी आपके ऊपर, क्योंकि सारा मास आपसे बाहर है, चारों तरफ से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स जीरो हो गया है। इसलिए तो बाहर किसी पॉइंट पर फोर्स का फॉर्मूला हमारा आया Fgm बाई आर स्क्वायर, इनवर्सली है आर स्क्वायर के। सरफेस पर फोर्स एक बार फिर मैक्सिमम हो गया, क्योंकि पास आने पर फोर्स बढ़ रहा था। अंदर किसी पॉइंट पर फोर्स की बात करी जाए तो ये ध्यान रहे, जितना आपका सेंटर से डिस्टेंस है r, उतना एक स्फीयर बनाइए, वही फोर्स लगाएगा, उतना ही मास फोर्स लगाएगा आपके ऊपर जितना इस अंदर वाले स्फीयर का मास है। वो मास मुझे अलग से फाइंड करना पड़ा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाकर, वॉल्यूम अंदर वाले स्फीयर की और डेंसिटी, ये मास आया, और Gm डैश m बाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले में रखा। तो ये फॉर्मूले से पता चला कि इस बार फोर्स स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r जीरो तो मतलब सेंटर पर फोर्स जीरो, जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ आओगे ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होने लगेगा, सरफेस पर आ जाओ ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा। आप धरती के सरफेस पर हैं तब सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है। धरती के अंदर जाओगे, किसी कुएं में उतर जाओगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। आप किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग में चले जाओगे तो मतलब हाइट पर ऊपर जाओगे, धरती से दूर जाओगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स घटने लगेगा। यही देखने को मिला भाई, यहाँ पर धरती के अंदर जाने पर भी फोर्स डिक्रीज हो रहा है, धरती से दूर जाने पर भी फोर्स डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम फोर्स अर्थ लगा रही है कहाँ पर? जब आप कहाँ पर हैं? अर्थ के सरफेस पर हैं। और इसीलिए ग्राफ को एक बार फिर बनाना पड़ेगा। इससे पहले होलो के लिए बनाया था, इस बार सॉलिड के लिए बनाएंगे, इस बार सॉलिड के लिए बनाएंगे इस तरह से। तो ये एक स्फीयर है इस तरह का, यहाँ पर r, यहाँ पर स्मॉल r एक बार फिर डिस्टेंस लिया गया है, और यहाँ पर एक बार फिर फोर्स की वैल्यू को लिया गया है। ये अंदर वाला पोर्शन है जब r कैपिटल R से स्मॉल है, यहाँ r कैपिटल R के इक्वल सरफेस पर आ गए, और यहाँ r कैपिटल R से बड़ा हो गया है। और ग्राफ ये कहता है भैया आपको, सेंटर पर फोर्स जीरो था तो ये जीरो से स्टार्ट होगा ग्राफ में। फिर जैसे जैसे r बढ़ेगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के, जैसे जैसे r बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक आप सरफेस पर ना पहुंच जाओ। इसलिए जब तक r बराबर कैपिटल R के नहीं हुआ, मैं फोर्स को इंक्रीज करता गया, क्योंकि स्फीयर के अंदर बात करूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के, सरफेस पर आकर मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फिर घटने लगेगा, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के।
तो भाई फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ होलो स्फीयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर आपको क्लियरली समझ में आया हो, जरूर समझ में आया होगा। हम इस संडे टेस्ट रखेंगे, तो इस टेस्ट में यहाँ तक और कल के लेक्चर में जो मैं ग्रेविटी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो फ्राइडे तक, सैटरडे तक सॉरी, जितना हम कर पाएंगे उसका टेस्ट भी जरूर रहेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर बड़ी जल्दी खत्म होगा इस बार, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चंस कट गए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे आपको। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने हमसे ना पढ़ा हो और आपके पेपर में आएगा। थैंक्स गाइस।